हसन साहब, बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हलफ उठा लिया। दूसरी तरफ हसीना वाजिद की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की किस्मत का ताला क्या फिर से खुलने जा रहा है? अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि रॉ की सरगर्मियां न सिर्फ भारत बल्कि आलमी तौर पर अमन के लिए खतरा बन चुकी। जब तक इंडिया से दोस्ती थी तो आपके एक्सपोर्ट्स अच्छे थे, आपकी जीडीपी बढ़ रही थी। पाकिस्तान से दोस्ती कर ली तो अब कू का खतरा, आर्मी टेक ओवर का खतरा मंडरा करेंगे। क्या तो हालात ने तो कर दिया जो करना था। देखो गई कहाँ ये खातून? भारत। एक लाइन पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मुसलमानों जैसे नाम रखने या उन जैसी हरकतें करने से इंसान बिल्कुल मुसलमान नहीं होता। अध्याय ये है कि उनकी मिलिट्री चीफ ने अपनी 9th इन्फेंट्री डिवीजन को ढाका में डिप्लॉय कर दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चल रही टेंशन पर आज कौम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा था, जिसके बाद बांग्लादेश अभी तक सियासी और मौशी बहरान से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अब बांग्लादेश में किसका तख्ता पलटने वाला है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बांग्लादेश की जनता इस समय मोहम्मद यूनुस के शासन की अराजकता से परेशान है। सत्ता पाने के बाद उन्होंने जो हसीन सपने दिखाए थे उसे वो पूरा करने में नाकाम रहे हैं। वहीं शेख हसीना को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छात्र नेता का भी मोहम्मद यूनुस से भरोसा उठ गया है। वो भी नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने इसी बीच चेतावनी देते हुए कहा, अगर लोग अपने मतभेदों ना भुला पाए या एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद ना कर पाए तो देश की संप्रभुता दांव पर लग सकती है। ढाका के रावा क्लब में 2009 में पिलखाना में बीडीआर नरसंहार को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर आप अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने आपको बता दूं, वरना आप कहेंगे कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक सेना ही बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को देखेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को सेना देख रही है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक एक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है। उनके इस बयान को मोहम्मद यूनुस के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रौना धौना देखते हैं। बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चल रही टेंशन पर आज कौम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा था, जिसके बाद बांग्लादेश अभी तक सियासी और मौशी बहरान से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अब बांग्लादेश में किसका तख्ता पलटने वाला है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार काम कर रही है। ताकि शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश के हालात संभल जाएंगे, संवर जाएंगे। इतने महीने होने के बावजूद भी ना तो ये बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन करवा सके हैं और ना ही बांग्लादेश के हालात पर कंट्रोल पा सके हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है। देखिए वो आप ये देखें ना, हम पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में हम यहाँ पे बड़े धड़ल्ले से कहते हैं और हम लोग ओन करते हैं कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है माइनॉरिटीज के, बीइंग अ मुस्लिम। जहाँ पे भी दुनिया में जहाँ पे भी ऐसे इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो हम कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास हमारा इस्लाम भी ये कहता है। मुल्क पाकिस्तान जब बना था तो कायद आज़म ने कहा था कि आप सब लोग आज़ाद हैं। कोई मंदिर में जाना चाहता है, कोई मस्जिद में जाना चाहता है, कोई चर्च जाना चाहता है, कोई गुरुद्वारे में जाना चाहता है, वो सारे आज़ाद हैं, वो जाएं। ये रियासत पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की सरजमीन, ये सबके लिए इक्वल राइट्स होंगे। अब हम बांग्लादेश में भी यही बात करते थे, लेकिन बांग्लादेश में अब ये जहाँ पे भी जब दंगे फसाद होना, चाहे माइनॉरिटी के साथ हो, मेजोरिटी के साथ हो,
अल्टीमेटली वो इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। तो इंस्टेबिलिटी आपने देखा कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ इन्होंने, हिंदुओं पे दूसरे जो माइनॉरिटी थी वहाँ पे इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया। उससे रीज़न क्या हुई कि वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े टाइकॉन थे बिजनेस के, जो कि अब ये कह लें कि गैर मुस्लिम थे, वो अपना सरमाया निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। अब आर्मी, आप ये देखें ना, ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है ना, इस पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आप इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसका प्रेशर आपको लगता है कि ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पे है या नहीद इस्लाम पे? किसी पे भी नहीं है। जो इनकलाब के जरिए आई हुई उनको किसी के, उनको तो आप ये कह लें कि ना रियासत की नजाकत का ही नहीं पता होता। अब इमरजेंसी क्यों नाफिज कर दी गई है बांग्लादेश में? अब किसका तख्ता पलट होने की तैयारी हो रही है? मोहम्मद यूनुस ऑलरेडी रियासत पर जो है काबू पाए हुए हैं, बराजमान है। यूनुस के बारे में कहते हैं कि वो ऑलरेडी ना रियासत की पेरोल पे है, आर्मी की पेरोल पे है। पेरोल का लफ्ज़ यही कहने वाली थी कि ऑलरेडी आर्मी जो है उनके अंडर काम कर रही है या वो आर्मी के अंडर काम कर रहे हैं। तो अब तख्ता पलट होने किसका वाला है बांग्लादेश में? अभी तो शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद ये बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैंने ना ये जब इनकलाब आया था ना, मैंने ये कहा था कि ये एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे शेख हसीना वाजिद को। और आज की खबर जो है जिसमें आप लोग देखें, बांग्लादेश में 2 दफा इनका मार्शल लॉ लगा है। मार्शल लॉ लगने से 2 ही दिन पहले आर्मी चीफ कहता था कि हमारा इस तरह का कोई जो है ना वो इरादा नहीं है, और 2 दिन बाद मार्शल लॉ जो है लग जाता है। यही बोला है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी वकारुज़्ज़मान ने बोला कि हमारा है। पहली बात तो यह है कि जो आपका काम कर रहा है ना, आपका वकार मोहम्मद यूनुस साहब काम कर रहे हैं ना, वो मिलिट्री के अंडर काम कर रहे हैं, मिलिट्री उनके अंडर काम नहीं कर रही। वो मिलिट्री ही के, आप ये कह लें कि पपेट गवर्नमेंट है जो कि बैठी हुई है। अब मिलिट्री को जो आप नो डाउट कि जितना भी आप बात कर लें, जनरल्स को जितनी भी बात कर लें, लेकिन रियासत की नज़ाकत का पता मिलिट्री को होता है। आप पाकिस्तान में बात करेंगे, हमारे पॉलिटिकल आप जितने भी लोग हैं, लेकिन रियासत की नज़ाकत का, हमारे यहाँ बलोचिस्तान का मसला उठा हुआ है ना, लोग मुंह उठा के बात कर रहे होते हैं बलोचिस्तान पे, लेकिन बलोचिस्तान के इशू की नज़ाकत का पता किसको है? मिलिट्री को है। मिलिट्री को ज्यादा पता है कि इंसर्जेंसी जो बलोचिस्तान में हो रही है वो कौन करवा रहा है, कहां से हो रही है, उसका पता पॉलिटिकल क्या लोगों का, बिलावल को पता है क्या? नवाज शरीफ को पता है? चलो नवाज शरीफ को तो पता होगा, शहबाज शरीफ दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर है, मरियम नवाज को नहीं पता। पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं आपके PMLN के हैं, PMLNQ के हैं, पीपल्स पार्टी, उनको नहीं पता कि बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी की वजह क्या है। इसी तरह इंसर्जेंसी की वजह जो है वो मिलिट्री को बांग्लादेश में पता है कि इसमें यही जो कयास है कि ये जो मौजूदा सेटअप हमने बनाया था ये टोटल फेल हो चुका है। ये है कि उनकी मिलिट्री चीफ ने अपनी 9th इन्फेंट्री डिवीज़न को ढाका में डिप्लॉय कर दिया है। 9th इन्फेंट्री डिवीज़न वो है जो शाहीनुल्लाह, जो उनके जो GOC है, वो खासुल ख़ास हैं वक़ारुज़्ज़मा के, और ये माना जाता है कि 9th इन्फेंट्री डिवीज़न जो है वो मिलिट्री चीफ की खासुल ख़ास होती है। और 9th इन्फेंट्री डिवीज़न के ढाका में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारे यूनुस मियाँ का समय जो है वो लगभग पूर्ण हो गया है। वैसे यूनुस मियाँ और भी काम कर रहे हैं कि यूनुस मियाँ जो है वो बहुत ही डेस्परेट है कि मोदी जी उनसे किसी तरह से मिल लें, और उन्होंने मोदी जी को बिम्स्टेक की अभी मीटिंग होनी है, तो बिम्स्टेक की मीटिंग में वो ये चाहते हैं कि मोदी जी से उनका एक साइड लाइन पे मुलाकात हो जाए। मोदी जी ने उनको अभी तक किसी मुलाकात का कोई आश्वासन दिया नहीं है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी इस जिहादी से मिलने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को भी उन्होंने उसी प्रकार ट्रीट करना आरंभ कर दिया है जो कि वो पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं इस समय बांग्लादेश को गाइड कर रहा है। बांग्लादेश कह रहा है कि साहब कि हम तो पाकिस्तानी थे हमेशा से, यानी कि ये जो यूनुस वाले लोग हैं ये कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि ये जो तीसरा आपका जो अध्याय आरंभ हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि आपको पता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह से 5 अगस्त को हसीना वाजिद जो थी उनको रवाना किया गया ढाका से, और उनको सकुशल रवाना किया गया, उनकी सेफ्टी इंश्योर की गई, और वक़ारुज़्ज़मान जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने उनकी सेफ्टी इंश्योर की। बताते हैं कि वक़ारुज़्ज़मान ने पूरी ये हसीना वाजिद को भारत भेजने का जो प्लान था वो भारत से बातचीत करके ही बनाया था। भारत को पता था कि भाई ये होने जा रहा है, और वक़ारुज़्ज़मान ने कह दिया कि साहब देखिए मुझको धमकी मिली है डीप स्टेट से, और मुझको धमकी सीधे डोनाल्ड लू ने फ़ोन करके कहा है कि अगर तुमने ये नहीं किया कि तुम्हारी UN पीस कीपिंग फोर्स जो है उसमें से बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और UN पीस कीपिंग फोर्स में बांग्लादेश के काफ़ी बड़ा कंटिजेंट जाता है, ऑलमोस्ट एक समझिए कि कोई 5-6 हज़ार उनके जो सैनिक हैं वो वहाँ पर डिप्लॉयड रहते हैं।
तो भाई 5-6 हज़ार सैनिकों को आप ये समझ लीजिए कि करीब तीन डिवीज़न हो गई करीब, तो 3 डिवीज़न के सैनिक जो हैं उनको अगर हटा दिया गया, बांग्लादेश में बाहर का पैसा अर्न करने का एक ही मिलिट्री वालों के लिए मौका होता है और इस तरह से चलाया जाता है वहाँ की मिलिट्री को कि जितने भी ऑफिसर्स हैं और सैनिक हैं उनको एक न एक बार यूएन पीस कीपिंग फोर्स में असाइनमेंट मिल जाए, जिससे कि वो इतना पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाए कि वहाँ आकर वो कम से कम अपना घर वर बना सकें और अपने रिटायरमेंट की अच्छी से प्लानिंग कर सकें। अब जब ये धमकी मिली और डोनाल्ड लू से धमकी मिली, डीप स्टेट्स को भी ये इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपको पता है कि 239 मिलियन का तो हिसाब ही आ गया यूएस एड से। उसके अलावा रॉकफेलर, आपके फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, उसके अलावा आपके क्लिंटन फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे थे। और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ के जो नीचे के ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स, इनका सबका हिस्सा था। वहाँ का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें टेक्सटाइल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उस टेक्सटाइल रेवोल्यूशन में वैसे तो मेनली अवामी लीग के लोग बेनिफिट हुए थे, लेकिन उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के लोग भी उससे काफ़ी बेनिफिट हुए थे। तो ये सब नहीं चाहते थे कि भाई ये जेपर्डाइज हो, तो इन्होंने बात मान ली वक़ारुज़्ज़मा ने, लेकिन जो ये चाहते थे जिहादी वो नहीं किया, बल्कि हसीना वाजेद को उन्होंने सकुशल उनको फैसिलिटेट किया कि वो भारत चले जाए। उसके बाद जो कुछ हुआ, भाई डीप स्टेट ने यूनुस को भेज दिया, यूनुस को एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के उसका चीफ एडवाइज़र बना दिया। यूनुस मियाँ को आता जाता कुछ था नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका हाथ तंग था, एडमिनिस्ट्रेशन का ए भी उनको नहीं आता था, इसलिए पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई और जो पुलिस फोर्स थी वो इतनी डिमोरलाइज हो गई कि वो जाके अपने अपने घर पे बैठ गई। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। माइनॉरिटीज़ के ऊपर जब अत्याचार बढ़ने लगे तो जो डीप स्टेट का जो ह्यूमन राइट्स विंग है वो भी नाराज़ हो गया और डीप स्टेट के बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भाई हमने किसके ऊपर हाथ रख दिया, हमने कैसे अपने कौन सा घोड़ा रेस में चुन लिया जो कि किसी भी तरह से दौड़ने लायक ही नहीं।